सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं ना, वो सारे आज आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें अप्रॉक्स 30 to 40 एमसीक्यू आपको मिलेंगे और हमने जितने भी प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर थे, उसमें से सारे एमसीक्यू सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आपके पार्ट ए वाले के हम लोगों ने निकाल दिए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। राइट, आपको भी समझ आए किस टाइप के क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो बहुत डिमांड आ रही थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दीजिए, ये करा दीजिए। तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी प्रीवियस ईयर वाले करेंगे। अभी हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी के अलग अलग सेपरेट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। प्रीवियस ईयर वाले भी क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। सो डोंट पैनिक। बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि हम लोग कैसे कवर करेंगे, इसमें सारा हमारा कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो डोंट वरी, हम आपको जितना जितना कंटेंट हमको मिल पा रहा है ना, हम लोग वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का आपको ट्राई कर रहे हैं। सो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है और अपने अभी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे भी फोकस करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गवर्नमेंट रूल्स, टैक्सेशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड लाइसेंसिंग आर द वेरी ऑल बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड कम अंडर। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो आती हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं इन्वायरमेंटल के, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे लाइसेंस वगैरह वगैरह, ये सारे बैरियर क्या हैं? एक इंटरप्रेन्योरशिप के बैरियर्स है ना। इसमें ये टैक्स लगता है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाती है ना, लाइसेंस लगता है। तो ये क्या है? ये सारे बैरियर्स हैं, यानी रुकावटें हैं, है ना, एक इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और ये किसके अंडर में आते हैं? ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती है? तो पहला आपको दिया शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज, एम्प्लॉय रिलेटेड डिफिकल्टीज, या फिर मार्केट एंट्री रेगुलेशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो इससे शॉर्टेज ऑफ फंड और रिसोर्सेज तो कुछ होगा नहीं, है ना। शॉर्टेज तो होगी नहीं इन फंड्स की और वगैरह की, है ना। सेकेंड है एम्प्लॉय रिलेटेड डिफिकल्टीज। तो ये एम्प्लॉय रिलेटेड भी डिफिकल्टीज नहीं है, ये तो एक एंटरप्रेन्योर की डिफिकल्टी है जो आ रही है। तो ये कहीं में आएगा मार्केट एंट्री रेगुलेशन, क्योंकि मार्केट, जब आप कोई एंटरप्रेन्योर अगर अपना बिजनेस खोल रहा है ना, तो अगर वो एंटर करेगा मार्केट में तो उसको ये सारे लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये किसके अंडर में आता है ये वाला बैरियर? ये मार्केट एंट्री रेगुलेशंस है सारे, है ना। मार्केट में एंट्री कैसे लोगे, उसमें सारे ये बैरियर्स आ जाते हैं। अंडरस्टैंड। फिर सेकेंड आता है द बार ऑफ कैल्क स्क्रीन डिस्प्लेज नेम ऑफ द वर्कबुक ऑन विच वी आर करेंटली वर्किंग। तो देखो सबसे ऊपर जिस पे हम लोग मतलब हमारी वर्कशीट का नाम लिखा होता है, जिस वर्कशीट पे हम लोग, जिस वर्कबुक में हम लोग हमारा फंक्शन, हमारा वर्किंग कर रहे हैं। तो क्या टाइटल बार में आता है, कि मेन्यू बार में आता है, स्टैंडिंग बार में आता है, या फॉर्मेटिंग बार में आता है? तो देखो इसका आंसर है टाइटल बार में आता है, क्योंकि टाइटल बार ना आपका ऊपर अपीयर होता है विंडो के उधर साइड। ये टॉप पे मैं कैसे पेंट ब्रश वो नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, बट हाँ। तो देखो ये हमारा काई में आ जाता है सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, जहाँ पर हमारा वर्कबुक का नाम लिखा होता है ना, वहाँ पर टाइटल बार लिखा होता है। ठीक है, तो टाइटल बार इसका आंसर होगा। फिर थर्ड वाला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम इज अंडर क्लियर कार इंजीनियर। कौन सी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि क्लियर कार इंजीनियरिंग में आती है? तो आता है पीएम मुद्रा योजना, और इवन स्कीम, या फिर स्किल इंडिया मिशन, या फिर उजाला योजना। तो इसका आंसर है और इवन स्कीम। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ इस क्वेश्चन से मुझे याद आई, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ना जो आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स के क्वेश्चंस है ना, तो आपको सबसे पहला टास्क तो ये भी है कि आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, वो जो भी आपकी बुक में दे रखी है उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आपको आनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में और किससे बन रहा है? मोटिवेशन।
देखो मोटिवेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, गुड मोटिवेशन, बैड मोटिवेशन, ये वाला सारा आपको चीज़ें याद करनी है, ठीक है। और आपको ये भी, और थर्ड टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, ये भी आ जाता है। ये मैं तो आपको टॉपिक बता रही हूँ कि जिनके आने की पॉसिबिलिटी है और जिन जिन से क्वेश्चंस बने हैं। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ गया। और पूछ भी सकते हो व्हाट इज़ पर्सनालिटी, डिफाइन पर्सनालिटी, है ना। फिर हमारा फोर्थ वन जो हो जाता है ना, वो आपका ये एक एंटरप्रेन्योर का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके क्या उसके क्या बैरियर्स आ जाते हैं एक एंटरप्रेन्योर में, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और एक्टिव लिसनिंग का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है क्वेश्चन, बार बार लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग और ये सारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी यार। अगर मैं आपको स्कीम्स के बारे में एक अलग से वीडियो बता दूंगी। अगर जितनी भी स्कीम्स हैं ट्राई करूंगी कि सारी स्कीम्स को एक वीडियो में लाके बता दूं। और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए इन पे वीडियो भी डलेगा, ठीक है। बट धीरे धीरे हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, वेरी इजी क्वेश्चन, के गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज तो नॉन वर्बल होता है, लेकिन टू टाइप्स की कम्युनिकेशन क्या है, द फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो कि हम लोग बोल कर बताते हैं, स्पीकिंग, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल कर बता रही हूँ ना, तो ये वर्बल है, लेकिन उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है जो वर्बली कम्युनिकेट कर रही होती हैं। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये हमारे गेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज यानी इशारों से हम लोग बताते हैं, यानी सिंबल से भी बता सकते हैं हम लोग। फिर आता है फिफ्थ, अ ड्राइव दैट अर्जेस एंड अफेक्ट कॉग्निटिव प्रोसेस एंड लर्निंग स्ट्रेटेजी यूज्ड फॉर। तो देखो अर्जेस, आप ना वर्ड्स पे बहुत ध्यान दिया करें। इसमें लिखा है द ड्राइव दैट अर्जेस एंड इफेक्ट कॉग्निटिव प्रोसेस एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज यूज फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क इज, यानी हम लोगों को हमारा टास्क कंप्लीट करना है तो हमारे अंदर क्या अर्ज होनी चाहिए, हमको क्या आना चाहिए, तो हमको क्या आना चाहिए, मोटिवेशन आना चाहिए, तभी जाकर हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस तो करने बैठेंगे नहीं हम, ना बिहेवियर एनालिसिस करने बैठेंगे, ठीक है। और तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे अंदर मोटिवेशन आना चाहिए, अर्ज है ना, अर्ज, अर्ज टू डू समथिंग, राइट। तो इसका आंसर सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा। देन द नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ, द क्वेश्चन इज दैट डैश मोटिवेशन डायरेक्ट्स अ पर्सन बिहेवियर टूवर्ड्स सेटिस्फाइंग स्पेसिफिक बॉडी नीड्स। अब ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो कि एक पर्सन के बिहेवियर में उसको उसकी स्पेसिफिक बॉडी नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन तो नहीं काम आएगा, बॉडी से रिलेटेड है तो, ठीक है। फिजियोलॉजिकल भी नहीं आएगा, इंटेलेक्चुअल बॉडी को नहीं करेगा, माइंड को करेगा। तो बॉडी के लिए क्या होगा, ऑब्वियस है, इट इज फिजिकल मोटिवेशन। ओके ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस आए गए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अगेन ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मे बी देर इज अ मिस्टेक, या फिर ये क्वेश्चन दो बार आया होगा। फिर आता है एट्थ वाला, द ऑल फार्मूलाज इन स्प्रेडशीट बिगिन विथ डैश साइन। ये मैंने अभी आपको एक सैम्पल पेपर कराया था, उसमें सेम क्वेश्चन था कि हमेशा, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हमेशा कभी भी हम लोग से फार्मूला स्टार्ट करते हैं, हम लोग हमेशा इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। फिर आप ना मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, वर्ड और उनको याद रखने की कोशिश करना, वहीं से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि बुक की लैंग्वेज से ही मैं आपको बता रही हूँ ना, तो बुक की लैंग्वेज से ही सारा क्वेश्चन बनेगा। फिर नाइन्थ वाला आ जाता है हमारा, डैश इज फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस एंड वरीड बिकॉज यू बिलीव द अदर पीपल डू नॉट लाइक यू और ट्राइंग टू हार्म यू। देखो ये वाला जो है ना, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आ जाती है, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताए थे, जैसे नार्सिस्टिक और पैरानॉइड, डिपेंडेंट, एंटी सोशल, ये सारा है। तो देखो पैरानॉइड क्या होता है ना, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पैरानॉइड ये वाले पर्सन होते हैं, ये लोग दूसरों के लिए ग्रजेस रखते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई लाइक नहीं करता है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि इनको सब परेशान करेंगे। ये लोग डिस्ट्रस्ट कर देते हैं, मतलब ये लोग डिस्ट्रस्ट करते हैं इनके फैमिली को, शक करते हैं इनकी फैमिली पे, फ्रेंड्स पे और सब पे, ठीक है। और जो जो हमारा नैरिसिस्टिक होते हैं ना, ये वाले जो होते हैं ना, ये लोग ऐसे होते हैं कि एक सेकेंड,
तो ना ये लोग ना बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, यानी इनसे इम्पोर्टेंट और कुछ है ही नहीं इनके लिए, ऐसा वाला सीन आ जाता है इनमें। तो इसमें पूछा है कि वो कौन सा फीलिंग है जिसमें पर्सन ऐसा लगता है कि वो कोई उनको लाइक नहीं करता और हार्म करने का उनको ट्राई करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता बट उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? पैरानॉइड। इस पर भी अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे, जिसमें मैं आपको ये सारे डिसऑर्डर एक बार अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, फिर 10th वाला आ जाता है, विच सोर्स इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। अब कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे आपको ना मोटिवेशन मिलेगा ना इंस्पिरेशन मिलेगी? तो बुक्स तो बहुत लोगों की होती है जिनकी स्टोरीज लिखी होती है इंस्पायर करने के लिए, तो बुक्स तो हो नहीं सकता। गॉसिप या ऑफ कोर्स इट इज़ गॉसिप, ये ना आपको किसी चीज़ के लिए इंस्पायर करेगा ना मोटिवेशन करेगा। ठीक है, ये गॉसिप है, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं आती। ड्रीमिंग आप लोग आपका गोल को सोच रहे हो, मुझे ये करना है, ये वो करना है, तो आपको एक अर्ज आएगी अंदर से कि नहीं करना है, तो ये आपको मोटिवेशन करता है। ठीक है, म्यूज़िक भी हो सकता है बट इससे ज़्यादा हमारा गॉसिप है, इसलिए हम लोग गॉसिप लगाएंगे। ठीक है, फिर 11th आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो एंटरप्रेन्योर में नहीं होनी चाहिए, यानी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसका? तो पहला है इनिशिएटिव। देखो, एक एंटरप्रेन्योर में इनिशिएटिव वाली क्वालिटी तो होनी चाहिए, जब तक वो इनिशिएटिव नहीं लेगा उसका बिजनेस नहीं चलना है। ठीक है, सेकेंड मोटिवेशन काम करने के लिए उसके पास मोटिवेशन तो बिल्कुल होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, देखो ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो एक एंटरप्रेन्योर में क्या किसी भी पर्सन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवर कॉन्फिडेंस। और विलिंगनेस तो हमेशा होनी चाहिए। फिर 12th वाला है, वाई इज़ सेल्फ मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट। अब सेल्फ मोटिवेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, तो इट रेड्यूस सेल्फ कॉन्फिडेंस, नो बिल्कुल नहीं। फिर आता है सी, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग टू द कम्युनिटी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, वाई इज सेल्फ मोटिवेटेड इम्पॉर्टेंट, तो क्या वो हमको कम्युनिटी से कनेक्ट करने में हेल्प करता है? तो ऐसा भी नहीं है। लैंग्वेज और लिसनिंग के लिए भी नहीं है। ए वाला जो बोल रहा है, इट इंक्रीज एन इंडिविजुअल एनर्जी एक्टिविटी एंड डायरेक्ट टूवर्ड अचीविंग गोल। हाँ, या एक ये क्या करता है, सेल्फ मोटिवेशन, अब हम खुद को मोटिवेशन कर दे रहे हैं ना, तो ये क्या करता है, हमारी अचीवमेंट जो है, हमको जो अचीव करना है ना, उसके लिए मोटिवेट करता है कि आप ये कर सकते हो, और एक अलग ही एनर्जी देता है। फिर थर्ड वाला आ जाता है हमारा, व्हाट इज पर्सनालिटी। देखो पर्सनालिटी से क्वेश्चन बन गया। देखो अभी अभी आप ही देख लो कि मैंने आपको जो जो क्वेश्चंस बोले हैं कि ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, तो देखो अभी आपके पर्सनालिटी के 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एमसीक्यू में ही मिल गए, आपको मोटिवेशन का भी क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, और एक गवर्नमेंट स्कीम का भी क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, तो पर्सनालिटी क्या है? तो इट इज़ रिलेटिवली एंड्योरिंग सेट ऑफ ट्रेड्स विच इज़ शेप्ड थ्रू फैमिली, कल्चर, सोसाइटी एंड एजुकेशन। यानी ये आपकी पर्सनालिटी आपके फैमिली बैकग्राउंड से, आपके कल्चर से, आपकी सोसाइटी से और आपकी एजुकेशन से डिसाइड की जाती है। ठीक है, और फिर हमारा आ जाता है 14, योर ब्रदर इज हार्ड वर्किंग एंड ऑर्गेनाइज, विच पर्सनैलिटी ट्रेट डज ही एग्जिबिट। देखो पर्सनैलिटी वाला जो पूरा है ना, एक पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, उसके ट्रेट, उसके डिसऑर्डर, और जितना भी टॉपिक बुक में अवेलेबल है सब पढ़ लेना। ठीक है, तो ऐसा क्या एक देखो, आपका जो ब्रदर है वो बहुत हार्ड वर्किंग है और ऑर्गेनाइजिंग है, तो ये कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट हुआ? तो देखो एक्स्ट्रावर्जन तो हो नहीं सकता, एक्स्ट्रावर्जन बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो। ठीक है, कॉन्शियसनेस हो सकता है, और सी वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि भैया सबसे पहले चीज़ें एलिमिनेट करा करो एमसीक्यू में। ठीक है, फिर जो लास्ट में बचे अगर आपको लग रहा है वो है तो फिर उसको उस पर टिक करना। फिर सी है एग्रीएबलनेस, जो हर चीज़ में एग्री कर लेते, तो ये तो हार्ड वर्किंग नहीं है ना। इमोशनल स्टेबिलिटी से हार्ड वर्किंग का कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या आ जाएगा? कॉन्शियसनेस। ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और हार्ड वर्किंग होते हैं गोल के थ्रू वर्ड्स देयर गोल्स। फिर आता है 5th, if the cell from A1 to B5 are selected, then the range of selected cells is referred as। तो देखो रेंज मैंने आपको बताया था कैसा होगा, ये तो सबने देखा होगा, इन्होंने योगा क्या बहुत सारी दूसरी जगह भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब तो कभी नहीं लगाते, हमारा हमेशा रेंज जो है ऐसा ही बनता है। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस आंसर और इजी टू आंसर। ठीक है,
16 वाला है कि डैश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गेस्चर से कम्युनिकेट करना आपके बॉडी लैंग्वेज से और आपके सिंबल से। तो देखो गेस्चर्स तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, नॉट लिखा है ऐसा मत समझ के आना कौन सा पार्ट है, ठीक है, नॉट लिखा है तो बी अवेयर। स्पीकिंग या स्पीकिंग है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, ये नॉन वर्बल में तो नहीं आता है, बॉडी लैंग्वेज और ये सब तो सारा उसमें आता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला। फिर 17 है, विच एटीट्यूड वुड बी रिक्वायर्ड टू सोनिया टू स्टार्ट अ वेडिंग एंटरटेनमेंट कंपनी। ठीक है, अभी देखो आपको पहले बता दिया था मैंने कि जो एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देख लो आ गए पहले, अभी 1-2 क्वेश्चन हमने पहले किए थे और ये अभी के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन आ गया हमारा कि क्या क्वालिटी एटीट्यूड होना चाहिए। तो देखो सेल्फ डाउट में रहना चाहिए क्या, नहीं। फियर ऑफ फेलर होना चाहिए क्या क्वालिटी उसमें, नहीं। लैक स्किल्ड कम होनी चाहिए क्या उसके अंदर, नहीं। उसके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस टू टेक द लीप, यानी उसके पास उसको विलिंगनेस होनी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, राइट। फिर हमारा 18 आता है, द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वेज टू डिस्पोज एंड रीसाइकल यूज्ड लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एंड गेस्चर इज कॉल्ड। तो देखो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट या फिर सी वेस्ट ट्रीटमेंट। देखो सी वेज वाला ट्रीटमेंट तो ऑफकोर्स नहीं होगा, वेस्ट एक्सचेंज भी नहीं होगा, इको टूरिज्म भी नहीं होगा। ई वेस्ट आप ऐसे याद कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, ई वेस्ट मैनेजमेंट से, ठीक है। ई से ई मैंने वो कर लेना आप याद। फिर आता है 19, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नैर्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एग्जिबिट द सिम्टम ऑफ। देख लो वापस क्वेश्चन आ गया, आप ही नोटिस कर लो, वापस एक और क्वेश्चन हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आ गया है, ठीक है। और ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारे किए थे। तो देखो नैर्सिस्टिक पर्सनैलिटी ऑर्डर मैंने आपको बताया था, मैं एग्जिबिट द सिम्टम ऑफ, क्या सिम्टम्स उसमें आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, वो अपनों से ऊपर किसी को नहीं मानते, उनके लिए वो खुद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो लोगों को अपना अगर उनको गोल अचीव करना है ना, तो वो बिल्कुल लोग दूसरे लोगों पे ध्यान नहीं देते, मतलब बिल्कुल सेल्फिश हो जाते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा रहता है कि अपना गोल अचीव करना है, नो मैटर व्हाट इज़ द कंडीशन, ठीक है। तो डिटैचमेंट तो नहीं होता भाई, इनको खुद से अटैचमेंट होता है, ठीक है। सेकेंड वाला है एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म। देखो तो परफेक्टिज्म तो कोई नहीं होता, ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं होता, एक्सट्रीम परफेक्ट भी नहीं होते ये लोग भी। इम्पल्सिव नेचर भी, एक्शन भी नहीं है। फिर अपना डी वाला है एग्जेजरेशन इज ओन अचीवमेंट। देखो ये खुद के, मैंने आपको बताया ना, ये खुद के अचीवमेंट को एग्जेजरेट करते हैं, ठीक है, गोल को अचीव करने के लिए अपने अचीवमेंट्स को, ठीक है। फिर आता है हमारा वापस आया अब ये 2024 एंड 25 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है ये क्वेश्चन, टू डू एनी कैलकुलेशन, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो ये पहले भी रिपीट हुआ था, ये अभी भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन के। हमेशा मैं आपको बोल रही हूँ कैलकुलेशन करते टाइम कंप्यूटर में हमेशा स्टार्टिंग इक्वल वाले साइन से होती है। ऑलराइट, हम नेक्स्ट पे आते हैं। 21 वाला बोल रहा है, एनी मैसेज इज कन्वेड इन द बेस्ट वे व्हेन इट इज़ कन्वेड इन अ डैश वे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ये अभी सैम्पल पेपर करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्या है, एनी मैसेज इज कन्वेड, और ये मैंने आपको बहुत जब समझाया था चैप्टर, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था, मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था इन वर्ड्स पे कि हमेशा जो मैसेज है वो आपका कैसा कन्वेड होना चाहिए। तो एक्यूरेट मतलब जो करेक्ट हो, करेक्ट बोलो, बताओ। क्लियर जो कि इजी टू अंडरस्टूड हो, ठीक है। और कॉन्शियस यानी घुमा फिरा के बात मत करो, अननेसेसरी जो बातें हैं उनको हटाकर जो वैलिड पॉइंट है, जो मुद्दे की बात है ना, वो करो, ठीक है। फिर तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। हमेशा मैसेज जो है कन्वे करना चाहिए व्हेन इट इज़ कन्वेड इन अ वे, कैसे वे में करना चाहिए, एक्यूरेट, क्लियर एंड कॉन्शियस, ठीक है। फिर आता है 22, फ्यू सोर्सेज विच कुड इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू अचीव गोल्स आर। क्या स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें मोटिवेट करती है और इंस्पायर करती हैं। तो पहला तो है फिल्म्स एंड सोशल मीडिया। तो देखो फिल्म्स एंड सोशल मीडिया, तो भैया अगर स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना, तो अगर इनमें लग रहे हैं तो वो उनको ये चीज़ मोटिवेशन नहीं करेगी, ये उनका लैक ऑफ मोटिवेशन ही होगा, क्योंकि और ये उनको पढ़ाई से थोड़ा सा ऐसा
हो जाती है ना, एक एडिक्टेड हो जाते हैं कि नहीं ये वाली मूवी ख़त्म करनी है, ये इतनी सीरीज़ के इतने एपिसोड ख़त्म करने हैं। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है। सो नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल पर्सन। बट हाँ, लेकिन जो फिल्म एंड सोशल मीडिया में है तो उनको तो यही चीज़ मोटिवेट करेगी ना, जो सोशली एक्टिव होते हैं बच्चे। और फिर सेकंड है एक्सपेंसिव थॉट्स। फिर आता है डे ड्रीमिंग या फिर हॉलीडे विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो देखो, हॉलीडे विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स तो नहीं होगा, डे ड्रीमिंग करने से भी कुछ नहीं होने वाला भैया। तुम सपने देख रहे हो बस, वो भी सुबह के, है ना, तो नहीं होने वाला वो भी। तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्सपेंसिव थॉट्स हमको मोटिवेट करते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो। फिर आता है ग्रीन जॉब इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय। तो देखो ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए किसने क्या लॉन्च किया। तो उसने किसने किया था, UNEP यानी यूनाइटेड, देखो मुझे याद है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको अच्छे से याद करो, कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि याद हो जाए, ठीक है। फिर अब आता है हमारा, अरे ये क्या हो गया यार, हाँ, फोर्थ वाला आता है एंटरप्रेन्योर इज। तो देखो, क्या एंटरप्रेन्योर आर्ट है कि साइंस है कि दोनों है, कि दोनों ही नहीं है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आपको बताया था, बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस होते हैं। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज 25th, पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन। पर्सनालिटी का आ गया भाई, पर्सनालिटी का तो वीडियो मुझे बनाना ही पड़ेगा लग रहा है। पर्सनालिटी का मैं आपका वीडियो एक बार बना दूंगी, ठीक है, डिटेल वाला, वो देख लेना। तो देखो, पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन, अभी ऊपर बढ़ाया था, किस पर डिपेंड होती है, फैमिली बैकग्राउंड, यस, एजुकेशन स्टेटस भी आपका उसमें दिखता है, आप कितने एजुकेटेड हो, आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आप ऐसे बात करो तू तड़ाक से, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा गंदी है, ऐसा वाला, ठीक है। तो आ जाता ऑल ऑफ द अबाव। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में, आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। फिर आता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस बाय एन इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटी विदाउट रिगार्ड टू द रिसोर्सेज दे करंटली कंट्रोल। द अबाउ डेफिनेशन इज गिवन बाय, तो ये किसने दी है अबाउ डेफिनेशन, आई थिंक मैंने ये आपको बताया था कि ये इन्होंने दी है, तो ये आप याद रख लेना, ये लोग पूछते हैं। तो वो कौन थे, स्टीफसन एंड जारीलो, ठीक है, स्टीफसन एंड जारीलो, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली डेफिनेशन बताई थी। फिर 27th है, डैश इज नॉट अ साइन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। कौन सा नॉट लिखा है, हाँ, नॉट साइन है सेल्फ अवेयरनेस का। तो हैविंग कॉशियस नॉलेज ऑफ ओन सेल्फ, तो नहीं भाई, ये तो होना चाहिए, यही अपने सेल्फ अवेयरनेस होती है, यही होता है ना। फिर सेकंड आता है फेथ इन योर कैपेबिलिटीज़, ये भी सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आता है। फिर आता है टेकिंग केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन, ये भी खुद का कर रहे हैं ना, पर्सनल हाइजीन है, तो ये भी खुद के अंदर आता है। फिर आता है क्वारलिंग विथ अदर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, क्वारलिंग विथ अदर्स यानी झगड़ा करना दूसरों से, झगड़ालू बच्चे ठीक है। तो ये वाला सेल्फ अवेयरनेस में नहीं आता है। फिर 28 है अ गुड वे टू कम्युनिकेट, सॉरी क्या बोल रही हूँ, अ गुड वे टू कंट्रोल स्ट्रेसेस। अब आपका स्ट्रेस कैसे कंट्रोल कर सकते हो, एक और पॉइंट मिला मुझे, स्ट्रेस से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस वाला चीज़ आ जाती है आपको, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, उसके कॉजेज और उसको कैसे क्योर करें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आता है ईटिंग जंक फूड, तो नहीं, ईटिंग जंक फूड तो नहीं, ये तो और देता है। लिसनिंग लाउड म्यूजिक, लाउड नहीं, सॉफ्ट भले ही चलते बट लाउड म्यूजिक नहीं, सॉफ्ट तो चलते हैं बट लाउड नहीं, अगर सॉफ्ट लिखा होता तो हम फिर भी कंसिडर करते। फिर आता है टू अटेंड लेट नाइट पार्टीज, तो ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अपना स्ट्रेस नहीं कंट्रोल करेगा आप लेट तक। आता है टेकिंग नेचर वो वॉक, ठीक है, नेचर में वॉक करने से, यानी जहाँ पर बहुत साइलेंस पीस होता है तो वहाँ पर आपका स्ट्रेस कम होता है। फिर 29 आता है, ये वापस सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है क्या, हाँ ये वापस सेम ही पूछ लिया गया है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कौन सी चीज़ें पर फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, तो आता है राइटिंग लेटर्स, भी आता है मेंटेनिंग रिकॉर्ड। तो देखो सबसे पहला काम ही यही होता है उसका स्प्रेडशीट का कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। सी एनालिज डेटा भी एनालिज करता है। फिर आता है परफॉर्मिंग फाइनेंशियल कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, मैंने आपको बताया अभी था, इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं और तो ऑफकोर्स कैलकुलेशन होती है उसमें, ठीक है। राइटिंग लेटर्स वाला काम वो नहीं करता है।
फिर आता है 31, रवि हैज़ अ योगा सेंटर वेयर मेनी योगा टीचर्स आर वर्किंग एज योगा इंस्ट्रक्टर। रवि एज एन, तो देखो रवि का एक खुद का योगा सेंटर है और उसके अंडर में बहुत सारे योगा टीचर्स हैं जो कि वर्क करते हैं एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो रवि क्या है, वेज एम्प्लॉयड है क्या? वेज एम्प्लॉयड तो हो ही नहीं सकता भाई रवि, है ना, उसके तो अंडर में लोग हैं और वो तो काम कर ही नहीं रहा है ना। अनस्किल्ड वर्कर है वो? बिल्कुल नहीं। स्किल्ड वर्कर है? वर्कर तो है ही नहीं वो, सबसे पहली बात तो वो क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, वो उसके अंडर में चीज़ें रख रहा है तो वो एक एंटरप्रेन्योर है। 32, डैश इज अ रेक्टेंगल शेप्ड बॉक्स वेयर रोज एंड कॉलम मीट। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें कॉलम्स और अपने जो रोज हैं वो मीट करते हैं। ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं, अब मीट किया, ये क्या बन गया? रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ सेल। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन नॉट बिकम अ बैरियर ऑफ एक्टिव लिसनिंग। देख लो, ऊपर बोला था कि एक्टिव लिसनिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं, बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आ गया एक्टिव लिसनिंग का। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन नॉट बिकम अ बैरियर। एक्टिव लिसनिंग में कौन सा ऐसी चीज़ है जो रुकावट नहीं बनेगी, बैरियर नहीं बनेगा? तो पहला है नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन, तो ये तो बहुत बड़ा बैरियर है एक एक्टिव लिसनिंग के लिए। प्रेजुडाइज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ये भी बैरियर है, मतलब पहले से ही अपना परसेप्शन बना लेना पास्ट एक्सपीरियंस से। प्री कंसेप्शन अबाउट अदर पर्सन, पहले से ही उसने मतलब बना रखा है उसकी इमेज कैसी है। फिर आता है कंडक्टिव इन्वायरमेंट, तो देखो कंडक्टिव इन्वायरमेंट कोई बैरियर नहीं है, ये तो एक अच्छी चीज़ है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? कंडक्टिव इन्वायरमेंट। अरे क्या चित्रापुत्री कर देती हूँ मैं, हाँ। द नेक्स्ट वन इज 34, stress is a state of feeling upset, annoyed and hopeless. Which of the following is not the way to manage stress? तो देखो स्ट्रेस तो यहाँ पर बता दिया कि क्या है, फीलिंग अपसेट, हॉपलेस हो जाना, है ना, एनॉयड फील करना। तो इसमें ऐसा क्या है जो नॉट द वे टू मैनेज स्ट्रेस? कौन सा ऐसा वे नहीं है जिससे हम लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते? तो आता है अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व द सिचुएशन, तो ये तो हमारा स्ट्रेस मैनेज करता है ये चीज़ें। फिर आता है ओवर थिंक अबाउट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब आपको पहले स्ट्रेस है, अब उस पर आप ओवर थिंक भी कर ले हो। ठीक है, ओवर थिंक कर लिया आपने और उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो ये बहुत बड़ा बैरियर लग जाता है, ये और स्ट्रेस दे देता है हमको। ठीक है, तो इसका आंसर ही बी हो जाएगा। फिर 35 होता है, शीला हैज़ अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस and she need help in making everyday decision and surrendering important life decision to take care of others. What type of personality order is this? ठीक है, देखो हम लोग समझते हैं, जो शीला है ना वो, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, और उसको ना हमेशा शी नीड्स हेल्प इन, उसको काम कराने में मदद चाहिए। मेकिंग एवरीडे डिसीजन, उसको ज़रूरत पड़ती है कि उसके जो वो डिसीजन ले रही है ना हर रोज़ के, उसमें कोई हेल्प करे डिसीजन लेने में। और एंड सरेंडिंग इम्पॉर्टेंट लाइफ डिसीजन टू द केयर ऑफ अदर्स। ठीक है, और उसको कुछ यानी वो डिसीजन खुद से नहीं ले पा रही है। ठीक है, तो ये कौन सा डिसऑर्डर है? तो वो क्या है? तो देखो ऑब्सेसिव तो वो है नहीं। ठीक है, वो खुद पे विश्वास ही नहीं कर रही, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। डिपेंडेंट है वो दूसरों पे, क्योंकि वो डिपेंड है कि कोई आए मेरी हेल्प करे तो मैं डिसीजन लूँ किसी चीज़ के लिए, है ना। अवॉइडेंट भी नहीं है। नार्सिसिस्टिक भी इसकी पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि ये लोग तो अपने से ऊपर किसी को मानते नहीं है ना। अभी देख लो वापस एक क्वेश्चन आ गया पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। ठीक है, मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जो मेन चीज़ें उस पर भी ध्यान दे सको। पढ़ो सब, लेकिन जो मेन उस पर ज़्यादा फोकस करो, राइट। फिर 36 आता है, रोहन डज नॉट हैन एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड, व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर इज ही। तो देखो एंटरप्रेन्योर में मैंने आपको बताया था ना, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप ट्रेड एंटरप्रेन्योर के, तो इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी आपको एक एंटरप्रेन्योर का करना पड़ेगा।
तो क्या पूछा ने, रोहन डज नॉट हैव एनी एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड, उसके पास कोई एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड नहीं, उसके पहले मतलब उसके पास उससे पहले या फिर उस तक अभी तक कोई एंटरप्रेन्योर बना ही नहीं, ठीक है, उसके परिवार में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो वो कौन सा एंटरप्रेन्योर बताएगा, तो वो होगा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। वो क्या होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो होता है देखो प्रोफेशनल तो नहीं होगा, सोशल भी नहीं होगा, सर्विस वाला भी नहीं होगा, ये होगा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फिर 37 आता है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ग्रीन जॉब, ग्रीन जॉब के कौन से बेनिफिट हो सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है तो हम लोग देखते हैं। पहला है बेनिफिट, देखते हैं, डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, नो, एनर्जी की एफिशिएंसी तो वो डिक्रीज कर ही नहीं सकता भाई, ग्रीन जॉब है, यानी जो अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो काम किया जाता है, जो वर्कर्स करते हैं, है ना। बी, इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, तो ये तो बिल्कुल नहीं होता, ग्रीन हाउस गैस इमिशन इससे बढ़ नहीं रही है, ठीक है, ग्रीन जॉब्स तो उसको और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर इकोसिस्टम, हाँ तो ये की ना पते की बात, ये क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है और उसको रीस्टोर करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट तो हो ही नहीं सकता। फिर नाउ नेक्स्ट वन आता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। फिर 38 आता है, डैश इन्वॉल्व्स अ सेंडर who encodes and send a message through a channel and a receiver who decodes the message and give feedback। तो देखो ये पूरी चेन बता दी हमारी कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो ये काय की चेन है, देखो आंसर ही कम्युनिकेशन है ना, ये काय में आता है, ये हमारी कम्युनिकेशन में आता है, सेंडर, रिसीवर, एनकोड, डिकोड, फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आता है डैश हाँ 39 है, डैश involves skills that can be utilized to send message that are clear, cautious and accurate। ये मैंने आपको बता दिया ना, क्लियर, कॉशियस एंड एक्यूरेट, यानी ऐसे इस वे में हमको हमारा मतलब सेंड करने का तरीका होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कौन सी स्किल्स है उसके पास, तो क्या क्लियर कम्युनिकेशन होगा इससे, कि इफेक्टिव होगा कम्युनिकेशन, के कंसिस्ट कम्युनिकेशन होगा। तो देखो क्लियर भी हो सकता था लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा ये सब चीज़ों से उसमें, ठीक है। अब आता है हमारा कि व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तो देखो यहाँ पर एक्टिव लिसनिंग के भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो क्या स्टेज होगा एक्टिव लिसनिंग का, तो पहला है रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड है रिमेंबरिंग, या फिर इवैल्यूएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो आएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि आपको एक्टिव लिसनिंग में उसके स्टेजेस हैं वो भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 40 के 40 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ पर हमने हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो MCQ वाला पार्ट है, यानी पार्ट ए जो है वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने उसके प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी में भी डाउट हो रहा है ना, आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आगे उस तरीके से वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपसे नहीं बन रहे तो आप वो भी बताना, और किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ये भी बताना। और मुझे ये भी बताना कि अब आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया मेरे समझाने के बाद भी, तो उस पर वीडियो बनाओ, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। आप जो जो टॉपिक बोलोगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। PYQs का आपने मेरे को बोला था, और मैंने आपको स्ट्रेटेजी में बताया भी था कि हम लोग PYQs और ये सारी चीज़ें लाएंगे। तो अभी हमारी वो सीरीज़ चल रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टॉपिक्स की भी सीरीज़ चल रही है, और धीरे धीरे हम लोग सारा कवर हो जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, और जब आपका एग्जाम होगा ना, तो आपको फटफट से ना इन शॉर्ट वीडियोस आना चालू हो जाएंगे, हम लोग डाल देंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इन शॉर्ट वीडियोस जो इन शॉर्ट नहीं मतलब शॉर्ट वीडियोस है ना, हम लोग दे देंगे आपको, ठीक है, 1 शॉट वीडियोस, ठीक है, मैंने इन शॉर्ट बोल दिया, सो सॉरी फॉर दैट। हम आपको 1 शॉट वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लोग फटाफट से उसका रिवीजन कर पाओ, ठीक है। अब रिवीजन का ही टाइम बचेगा हमारे पास, रिवीजन कर पाओ ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए, और उसमें ऐसे ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें सारी डिटेल रहेगी, ठीक है। और फिर आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम लोगों ने अभी वीडियो डाल रखे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आप देख लेना, और फिर ऐसे करके आपका पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, और आप रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए, उसी एक ही दिन में हो जाओगे, ठीक है। ऐसा मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, तो हो जाओगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। और किसी भी टॉपिक पे जिसको आपको नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं उस टॉपिक पे वापस एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पार्ट बी के एमसीक्यू या फिर इसी एक पार्ट ए के या क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कुछ भी पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।